Welcome to Agarwal Editorials. Today we are going to do the chapter 1 Indian Economy on the Eve of Independence of class 11th part 1 Economics NCR. तो इसमें हम क्या समझेंगे? बेसिकली हम इंडियन इकोनॉमी की स्टेट समझेंगे जो बिफोर इंडिपेंडेंस थी और उसके क्या कारण हमें क्या इम्प्लीकेशंस आई पोस्ट इंडिपेंडेंस, और जो इंडियन इकोनॉमी है उसके ऊपर अभी भी वो दाग थे ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज के जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के थे। हम ये इसमें समझेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमें सिर्फ और सिर्फ एक रॉ मटेरियल्स का सप्लायर और कंज्यूमर ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाकर छोड़ दिया था। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। तो प्री कॉलोनियल रूल की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी? हम जाने जाते थे अपने प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रेड के लिए। हमारे हैंडीक्राफ्ट्स रनाउंड थे, उनकी एक ग्लोबल रेप्यूटेशन थी, जैसे कि टेक्सटाइल्स, मेटल वर्क, प्रेशियस स्टोन वर्क्स एक्सेट्रा। कॉलोनियल पॉलिसीज और उनका इम्पैक्ट क्या रहा कि ब्रिटिश ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए पॉलिसीज डिज़ाइन करी, ना कि इंडिया को डेवलप करने के लिए। उन्होंने इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक रॉ मटेरियल्स का सप्लायर बना के छोड़ दिया और साथ में डंपिंग ग्राउंड बना दिया अपने सारे इंडस्ट्रियल गुड्स का, जिससे हम सारी इंडस्ट्रीज उन्होंने ख़राब करी। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। तो ब्रिटिश ने कभी हमारे इंडिया की इनकम को एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं समझी, और वो करेगी भी क्यों? पर हमारे जो इंडिविजुअल एस्टिमेटर्स थे, जैसे कि दादा भाई नरावजी, VKRV राव एंड अदर्स, उन्होंने काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग डाटा प्रोवाइड करा। तो एग्रीगेट आउटपुट ग्रोथ जो उनके अकॉर्डिंग आई थी वो बिलो 2% पर ईयर थी, पर कैपिटा आउटपुट ग्रू एट जस्ट 0.5% एनुअली। देन नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हम पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल कम से कम 85% पॉपुलेशन ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। डिस्पाइट सम ग्रोथ इन कल्टिवेटेड एरिया, प्रोडक्टिविटी रिमेन स्टेगनेंट। उसके क्या चैलेंजेस थे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो हमारी जो भी उनके सिस्टम्स थे जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम, उनको एक फिक्स टाइम दे देना कि हमें इस टाइम तक रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए, जिसके कारण ज़मींदार भी हाई रेंट्स को कलेक्ट करते थे, और जिससे कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी फार्मिंग में, और ज़मींदार को भी उनको इमीडिएटली रेंट कलेक्ट करना होता था क्योंकि उन्हें भी फिक्स डेट तक रेंट देना ही था, नहीं तो उनकी भी ज़मींदारी की जो पावर है वो चली जाती थी। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स और एडवांस टूल्स की कमी थी। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का जो शिफ्ट है वो कैश क्रॉप्स की तरफ कर दिया था, ताकि इससे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल अच्छा मिल पाए, और फूड क्रॉप प्रोडक्शन जो है उसकी वो फूड क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो कर दी गई थी। इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स क्या रहा कि वाइड स्प्रेड मिजरी थी, पॉवर्टी में जी रहे थे, उनको सोशल टेंशन थी ड्यू टू एक्सप्लॉयटेड सिस्टम्स। तो स्मॉल फार्मर्स, टेनेंट्स और शेयर क्रॉपर्स, उनके पास दे लैक्ड इंसेंटिव्स, रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट। फिर हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का हाल। तो प्री कॉलोनियल जो इंडस्ट्रीज थी वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज थी अपनी एक्सेलेंस के लिए, पर कॉलोनियल पॉलिसीज ने अपना सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चलाया, जिससे कि हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज तो ख़त्म ही हो गई, और इंडिया सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर ऑफ ब्रिटिश गुड्स बन के रह गया। इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। तो इनिशियल जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उसमें से कुछ एक थी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात मेनली थी, और वो इंडियन पीपल के द्वारा रन करी जा रही थी, और जूट मिल्स जो कि फॉरेनर्स के द्वारा रन करी जा रही थी, ज़्यादातर बंगाल साइड पे। फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी शुरू हुई 1907 में। ग्रोथ ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, मशीनरी, वो तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल था, जिससे कि हम कहाँ से अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्री सेक्टर चैलेंजेस। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी लिमिटेड थी वहाँ पे, और पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो रेलवेज, पावर जनरेशन और कम्युनिकेशन कन्फाइंड था। फॉरेन ट्रेड। तो प्री कॉलोनियल जो ट्रेड था, इंडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, स्पाइसेस, प्रेशियस गुड्स। पर कॉलोनियल पॉलिसीज और ट्रेड ने इंडिया ट्रेड जो है वो मोनोपोलाइज हो गया था ब्रिटेन के कारण। इंडिया अब सिर्फ प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट करता था और ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट करता था। सुएज कैनाल से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई थी, जिससे कि ब्रिटिश ट्रेड डोमिनेंस और ज़्यादा बढ़ गया था। एक्सपोर्ट सरप्लस। Large export surpluses were drained to Britain to fund wars, administration, and other expenses. Then, drain of wealth left India impoverished.
with scarce essential commodities. डेमोग्राफिक कंडीशन, अब पॉपुलेशन के जो डायनेमिक्स है, तो फर्स्ट सेंसस 1881 में शुरू हुआ, जिससे कि हमें पता चला हमारी अनइवन ग्रोथ और हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर है. इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट दैट इज लो ग्रोथ टू सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर 1921. तो सोशल इंडिकेटर्स क्या थे कि हमारी लिटरेसी लो 16% थी और फीमेल लिटरेसी तो और भी ज़्यादा लेस देन 7% थी. Public health services inadequate थी, leading to rampant diseases and high mortality. Then infant mortality rate 218 per thousand था. Life expectancy almost 32 years थी. Widespread poverty, इसका प्रॉपर डाटा नहीं है widespread poverty का, बट ऑब्वियसली उनके हम समझ ही पाते हैं कि जैसी उनकी पॉलिसीज थी तो पॉवर्टी तो होगी, बिकॉज फर्माइंस और नेचुरल डिजास्टर से और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी. हमारे आ जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. तो वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, जो एग्रीकल्चर है उसमें 70 to 75% ऑफ वर्कफोर्स था, मैन्युफैक्चरिंग में ऑलमोस्ट 10%, सर्विसेज 15 to 20%. रीजनल वेरिएशंस, तो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट ग्रू इन बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, बट अदरवाइज बाकी जगह पे वो स्टेगनेटेड थी. देन इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या थे, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन ऑक्यूपेशंस, लोग ज़्यादातर अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे. फिर हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कॉलोनियल डेवलपमेंट्स में रेलवेज आई, वो भी सिर्फ ब्रिटिश ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बनाई थी. रोड्स बिल्ड फॉर मिलिट्री एंड ट्रेड पर्पसेस. रूरल कनेक्टिविटी अभी भी पुअर ही थी, जिससे सबसे ज़्यादा जब भी कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आती तो रूरल एरिया वाले लोगों को ही प्रॉब्लम होती. Port and inland waterways primarily developed to serve British trade. Postal and telegraph system mainly for administrative control. Impact क्या था, railways broke geographical barriers but commercialized agriculture, जिससे कि village self sufficiency और भी कम हो गई थी. Infrastructure investments prioritize British interests over Indian welfare. Next we see is the conclusion. The economic legacy of colonial rule. Agriculture saddled with low productivity and surplus labor, industry required modernization and diversification, trade oriented to benefit Britain leading to wealth drain. Then infrastructure, उसको भी upgrades और reorientation चाहिए थी. Post independence challenges, हमें poverty, unemployment, self reliance, इक्विटेबल इकोनॉमी, हर चीज़ को एड्रेस करना था. हमारी हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रखी थी, ना एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा था, ना इंडस्ट्रीज़ अच्छी चल रही थी, ना ट्रेड अच्छा चल रहा था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे पास, लिटरेसी रेट्स कम थे, इन्फेंसी रेट्स प्रॉब्लम थी, मोर्टालिटी रेट ज़्यादा थे. तो दैट्स ऑल द कंक्लूजन. थैंक यू.